दोस्तों, हमने बचपन से स्कूल की किताबों में यही पढ़ा है कि जब अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराए गए तो इसकी शक्ति को देखते हुए जापान एकदम से सरेंडर करने को राजी हो गया और दूसरा विश्व युद्ध वहीं खत्म हो गया। एटम बम को तभी से दुनिया में शांति बनाए रखने के बहाने से अलग अलग देश अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जिससे ये बात साबित होती है कि जापान ने एटम बम की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से सरेंडर किया था। वो वजह जो अगर बाहर आ जाती तो जापान शर्मसार हो जाता, जिस वजह से न जापान ने कभी इस झूठ को सही करने की कोशिश की और न ही अमेरिका ने। और क्या है ये पूरी कहानी, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पहले बात करते हैं कि हमें आज तक क्या पढ़ाया गया है। हमें बताया गया था कि 8 मई को जर्मनी के सरेंडर के बाद जापान ने जंग रोकने से मना कर दिया था और वो लड़ते रहे। इससे परेशान होकर और इस युद्ध को जल्दी से खत्म करने के लिए अमेरिका को न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करना पड़ा। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को हमला किया गया और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 और 10 अगस्त को जापान के राजा ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो सरेंडर कर रहे हैं। अमेरिकी राइटर वॉर्ड विल्सन अपनी किताब 5 मिथ्स अबाउट न्यूक्लियर वेपन में बताते हैं कि किस तरह ये पूरी बात झूठ है। विल्सन कहते हैं कि इन्हीं हमलों की अगर जांच की जाए तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका पिछले 3 महीनों से जापान पर हमला कर रहा था और उन्होंने जापान के 68 शहरों को अपने बम से नेस्तो नाबूद कर दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी का हमला भी इन्हीं हमलों में से एक था। अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि जापान को सबसे ज़्यादा नुकसान हिरोशिमा और नागासाकी के हमले से नहीं बल्कि टोक्यो पर हुए हमले से हुआ था, जब मार्च में वहां पर अमेरिकी बॉम्ब से 1,20,000 लोगों की मौत हो गई थी। आप हिरोशिमा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिरोशिमा के हमले में लगभग 60 से 65% वो शहर बर्बाद हो चुका था और 90,000 से ज्यादा लोग मरे थे, जो कि टोक्यो के हमले से कम थे। सिर्फ टोक्यो ही क्यों, ओइटा जैसे शहर 50% तक अमेरिकी बॉम्बिंग से खत्म हो गए। हुआना शहर का 75% हिस्सा बॉम्बिंग से खत्म हो गया और नुमाजू नाम के शहर का तो 90% हिस्सा जलकर राख हो गया था। फुकुई शहर भी 80% तक खत्म हो गया था और टोयामा शहर का 99.5% हिस्सा जंग में कुर्बान हो गया। आबादी के नुकसान के हिसाब से हिरोशिमा घातक हमलों में दूसरे नंबर पर था, और अगर शहर के जलने को आप हमले के घातक होने का मापदंड मानते हैं तो हिरोशिमा 6ठे नंबर पर था। अगर इस आंकड़े को भी कितना प्रतिशत शहर का हिस्सा खत्म हो गया था इससे देखा जाए तो हिरोशिमा 17वें नंबर पर था और नागासाकी तो और भी नीचे। यानी कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी का हमला जापानियों के लिए इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। जिस दिन हिरोशिमा पर हमला हुआ उसके 3 दिनों तक किसी भी बड़े जापानी अफसर ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। अमेरिका को भी ये बात पता थी कि इस एटम बम से जंग नहीं जीती जा सकती, इसलिए वो हमला करते गए। उन्होंने इसके बाद नागासाकी पर हमला किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 9 और न्यूक्लियर बम तैयार किए हुए थे जो नागासाकी के बाद जापान पर गिराए जाने थे। आप खुद ही सोचिए, अगर अमेरिका को ये लग रहा होता कि उनके न्यूक्लियर बॉम्ब में इतना दम है कि वो जंग खत्म कर सकता है तो आखिर क्यों वो इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब से तैयार करते। तो सच क्या है? सच जानने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जापान ने सरेंडर का फैसला कैसे लिया। 6 अगस्त को हिरोशिमा के हमले के बाद 8 अगस्त को जापान के एक सीनियर अधिकारी ने उनकी सुप्रीम काउंसिल से ये मांग की कि वो लोग सरेंडर के बारे में सोचें, लेकिन सुप्रीम काउंसिल ने इस पर विचार करने से ही मना कर दिया। फिर 8 अगस्त की रात को कुछ ऐसा हुआ, जो हुआ वो हम आपको आगे बताएंगे। पर इस घटना के बाद ही अगले दिन यानी 9 अगस्त को सुप्रीम काउंसिल की मीटिंग बैठी गई और जब नागासाकी पर हमला हुआ उससे पहले ही ये मीटिंग शुरू कर दी गई थी और ये लगभग तय था कि जापान अब सरेंडर कर देगा। यानी अगर अमेरिका नागासाकी पर हमला ना भी करता तब भी जापान सरेंडर करने ही वाला था। अब आते हैं कि किस वजह से जापान ने सरेंडर किया। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन अमेरिका नहीं बल्कि रूस की वजह से जापान ने सरेंडर किया था। तब रूस ना होकर सोवियत यूनियन था और जापान और सोवियत यूनियन के बीच एक करार 1941 में साइन हुआ था कि अगले 5 सालों तक वो एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे।
जापान को इसके कई फायदे थे। पहला फायदा तो सीधा सीधा ये था कि उनका एक दुश्मन कम हो गया, और दूसरा फायदा उनको ये हुआ कि रूस अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर जंग लड़ रहा था। जब जापानियों को लगने लगा कि हम ये जंग हार जाएंगे, उन्हें पूरा यकीन था कि सोवियत यूनियन जापान की दोस्ती का ख्याल करते हुए अमेरिका और ब्रिटेन से जापान के लिए नरमी बरतने की बात करेगा। इस सरेंडर से पहले भी जापान ने कई बार ये संदेश भिजवाया था कि वो युद्ध रोकने के लिए तैयार है, अगर अमेरिका उनकी जीती हुई सभी जमीन को उन्हीं के कंट्रोल में रहने दे और जापान के राजा पर किसी भी तरह का कोई मुकदमा ना चलाए, जैसा कि उन्होंने जर्मनी के साथ किया। जापान की इन मांगों को अमेरिका और ब्रिटेन ने मानने से इनकार कर दिया था, और वो चाहते थे कि जापान बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करे। जापान बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए राजी नहीं हो सकता था। अगर वो ऐसा करता तो उसे जंग में जीती हुई सारी संपत्ति और जमीन लौटानी पड़ती, उनके राजा को कोर्ट द्वारा सजा दी जाती, और ये भी मुमकिन था कि ये देश जापान के दो टुकड़े करा देता, जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के नाम के दो देशों में बांट दिया गया था। बात यही पर अड़ी थी, और लगातार दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमला करने से बाज नहीं आ रही थी। तभी सोवियत यूनियन ने जापान से किए हुए करार में एक शर्त का हवाला दिया, जिसमें ये बात लिखी थी कि इस एग्रीमेंट को पूरे 5 साल होने पर 1 साल पहले कोई देश चाहे तो तोड़ सकता है, और सोवियत यूनियन ने वो एग्रीमेंट तोड़ भी दिया, और 8 अगस्त 1945 को जापान के कब्जे वाले मंचूरिया पर हमला कर दिया। अब जापान घबरा गया। उसके पास अमेरिका का मुकाबला करने जितने सिपाही तो थे, लेकिन रूसी हमले को वो नहीं सह सकता था। साथ ही रूस तेजी से एक के बाद एक हमले किए जा रहा था। ऐसी हालत में 9 अगस्त को एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें यह तय हो गया कि वो इस जंग को और नहीं लड़ सकते, और जापान ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने का फैसला ले लिया। अब सवाल यहाँ से ये आता है कि अगर कहानी ये है तो अमेरिकी या जापानी सरकार ने कभी इस बात को बाहर क्यों नहीं आने दिया? जवाब उतना पेचीदा भी नहीं है। अमेरिका के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने दूसरा विश्व युद्ध खत्म किया, तो वो भी क्यों इस बात को मानेंगे कि उन्होंने नहीं, बल्कि आज उनके सबसे बड़े दुश्मन रूस की वजह से दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। अगर जापान की तरफ से इस कहानी को देखा जाए तो या तो जापान ये कह सकता है कि उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में कूद कर गलती की थी, और उनकी सेना के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो बाकी देशों से लड़ पाते, इसलिए उन्होंने सरेंडर किया। या जापान ये भी कह सकता है कि अचानक से अमेरिका ने एक ऐसा हथियार बना लिया था जिसका तोड़ नहीं ढूंढा जा सकता था, इसलिए उन्होंने सरेंडर किया। दूसरे वाले विकल्प में जापान के पास अपनी गलतियां छुपाने का मौका था, इसलिए उन्होंने दूसरा कारण को ही दुनिया को बताया। आज भी लेकिन रूसी स्कूलों में इस जंग के खत्म होने का कारण रूस को ही बताया जाता है। अब ये एक मत हो सकता है कि आगे कोई ऐसी जानकारी सामने आ जाए जो विल्सन की इस थ्योरी से भी अलग हो, पर ये किताब हमें ये बताती है कि हमें हमेशा इतिहास को एक अलग नज़र से देखने की कोशिश करनी चाहिए। महज तारीखें रट लेने और घटनाओं को याद कर लेना काफ़ी नहीं है, अगर हम उनकी तह तक ना जाएं तो। आपको क्या लगता है दूसरा विश्व युद्ध किस देश के कारण खत्म हुआ? हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।